नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपका होस्ट विपुल सिंह और स्वागत है आपका गोल्ड और सिल्वर की दुनिया के इस अनोखे शो गोल्ड सेंट्रल में। गोल्ड सेंट्रल का इस बार का शो ऐसे समय पर आया है जब बीते एक महीने के दौरान सोने का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पार करने के कुछ ही करेक्ट हुआ है। साथ में चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड ऊंचाई के पास पहुंच गई हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल बनता है कि सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी आएगी या फिर यहाँ से भाव टूटेगा या फिर कीमतें मौजूदा भाव पर ही स्थिर रहेंगी। आज के गोल्ड सेंट्रल कार्यक्रम में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के बाजार से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें भी रहेंगी, उस पर भी हम जानेंगे। सबसे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या आपको दिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। ऑन द शो पे नजर डालते हैं गोल्ड के सबसे बड़े खरीदारों की वापसी, क्या है पूरी खबर, डिटेल में बातचीत करेंगे। गोल्ड लोन में कितनी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। और चांदी का रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट, किस तरीके से चांदी इंपोर्ट की जा रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम में गोल्ड और सिल्वर से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे अजीज, हमारे खास मेहमान अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में कमोडिटीज़ और करेंसी डिवीज़न को हेड करते हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम पहला सवाल करें उससे पहले आज के कार्यक्रम की जो पहली खबर है उसका रुख कर लेते हैं। दुनिया भर में गोल्ड के सबसे बड़े खरीदार यानी गोल्ड ईटीएफ्स करीब 12 महीने बाद सोने की खरीदारी के लिए लौट आए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि मई के दौरान गोल्ड ईटीएफ्स ने नेट 8 टन सोने की खरीद की है। मई 2023 के बाद गोल्ड ईटीएफ्स की ये पहली मासिक खरीद है। इससे पहले वे लगातार अपने रिजर्व से सोना बेच रहे थे। इस खरीद के बाद दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ्स की कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर के 3088 टन हो गई है। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गोल्ड ईटीएफ लंबे समय के बाद सोने के खरीदार बने हैं, क्या इसका असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा? विपुल जी नमस्कार। देखिए, गोल्ड ईटीएफ का मार्केट में आना और खरीदारी स्टार्ट करना ये इंडिकेट करता है कि आगे जो यूएस की इकोनॉमी है थोड़ी अनसर्टेनिटी की तरफ रहेगी। वहां पर जिस तरीके का इंटरेस्ट रेट को लेके अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही है, तो उनका ये परसेप्शन मुझे लगता है कि ये लग रहा होगा कि आगे चलकर डॉलर में गिरावट आ सकती है। तो इसलिए अब जो गोल्ड ईटीएफ है वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अगेन अब गोल्ड ईटीएफ की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो खरीदारी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आगे गोल्ड का जो भविष्य है वो सुनहरा है और आगे चलकर आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। हम देखते हैं जनरली डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो अगर डॉलर में गिरावट आती है तो गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए दिखते हैं। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड ईटीएफ अगेन करीबन 12 महीने के बाद अब खरीदारी की तरफ आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये परसेप्शन है कि आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो सकते हैं और डॉलर में गिरावट आ सकती है। जी, इस बीच मई के दौरान देश में सोने की कीमतों में नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। विदेशी बाजार में भाव $2454 प्रति औंस और घरेलू बाजार में भाव 74,442 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई तक गया। सोने की कीमतों में तेजी सिर्फ मई में नहीं आई है, बल्कि फरवरी महीने से ही भाव लगातार बढ़ रहा है। फरवरी से मई के दौरान कीमतों में 25% से ज़्यादा का उछाल आ चुका है। सोने की कीमतों में आई इस तेजी की वजह से देश में गोल्ड ज्वेलरी के बदले लोन के ट्रेंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल अंत तक गोल्ड ज्वेलरी के बदले कुल लोन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है और बीते 2 साल के दौरान इसमें 35% से ज़्यादा का उछाल आया है। 2 साल पहले गोल्ड ज्वेलरी के बदले लोन का आकार 75,000 रुपये के करीब हुआ करता था। अनुज जी, गोल्ड लोन के कारोबार में क्या आप आगे चल करके और ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सर इस बिजनेस को आप? देखिए, गोल्ड लोन का कारोबार बहुत घरेलू है और हम देख रहे हैं जैसे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ता है वैसे वैसे इसका बिजनेस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जनरली गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इजीली गिरवी रख सकते हैं और इजीली उसका वैल्यूएशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, खाली आप ज्वेलरी लेके जाएं और उसको इजीली कर सकते हैं। जनरली हम देखते हैं गोल्ड लोन जो है वो माइक्रो लोन के तरह यूज होता है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए या माइक्रो यूसेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वो जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक बहुत इजीली और सरल लोन है जो कि जनरली अगर हम देखें तो हाउस होल्ड इसको यूज करते हैं। और ये आजकल अगर आप देखेंगे तो जितने भी बैंक्स हैं सभी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंस ये होता है कि वो कौन कितना हेयर कट दे रहा है उसके ऊपर बेसिस पे जो गोल्ड लोन है वो यहाँ पे जो है लोग यूज करते हैं। मुझे जी, लगता है कि जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में गोल्ड लोन की जो डिमांड है वो आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक। इस बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बीते 2 साल से सोने के बड़े खरीदार बने हुए हैं और उनकी इस खरीदारी का सिलसिला
2024 में भी बना हुआ है। इस साल भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई भी सोने का बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान रिजर्व बैंक ने 25 टन सोने की खरीद की है और रिजर्व बैंक की कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर के 829 टन हो गई है। रिजर्व बैंक ने सिर्फ सोने की खरीदी नहीं बढ़ाई है, बल्कि विदेशों में रखे सोने को भी वापस लेकर आए हैं। हाल ही में यूके में रखे गए 100 टन सोने को भारत वापस लेकर के आया है। इस साल रिजर्व बैंक के साथ अन्य केंद्रीय बैंक भी सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अप्रैल के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 33 टन सोने की खरीद की है। सर, क्या ये सेंट्रल बैंक अभी आगे भी कंटिन्यूटी जारी रखेंगे गोल्ड को खरीदने की, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर युद्ध जैसी स्थिति है, अनिश्चितता का माहौल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, तो क्या उम्मीद करें? देखिए, सेंट्रल बैंक आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए और अनसर्टेनिटी के लिए गोल्ड को बाय करता है, और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया, तो मुझे लगता है कि ये आगे भी जारी रहेगा। हालांकि आज हम देख रहे थे कि चाइना ने थोड़ा सा स्लो किया है गोल्ड को बाय करना, जिसमें थोड़ी सी करेक्शन हम गोल्ड में देख रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी खरीदारी को जारी रखेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड वापस मंगाया है, अपने फॉरेन रिजर्व में ऐड किया है, और बाकी बैंक्स भी यहाँ पर कंटिन्यूस खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड की जो डिमांड है वो सेंट्रल बैंक के लेवल पर कंटिन्यू रहेगी। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये जो खरीदारी है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। हमने देखा है कि चाइना, इंडिया, जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, सभी ने अपने पोर्टफोलियो में इस साल, पिछले लगातार 2 सालों से इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स भी अभी ये मान रहे हैं कि गोल्ड एक सेफ एसेट है अनसर्टेनिटी के लिए, जिसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जो कि उनकी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए सपोर्ट करता है। जी। इस बीच चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बावजूद भारत में चांदी के इंपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया है। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान देश में इतनी चांदी का इंपोर्ट हो गया है जितना 2023 में पूरे 12 महीने में भी नहीं हुआ था। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान 4172 टन चांदी का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जनवरी से दिसंबर के दौरान 3655 टन चांदी का आयात हुआ था। भारत में चांदी के इंपोर्ट में हुई ये बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। पिछले महीने भारतीय बाजार में चांदी की कीमतें 96,000 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई तक गई थी। सर, चांदी के इंपोर्ट में ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसका पीछे मेन रीज़न आप क्या मानते हैं, और आने वाले टाइम में भी क्या इसी तरीके से इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए, जब से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो हमने देखा है कि चांदी का ऐसे ज्वेलरी ऑर्नामेंट के तौर पे भी काफी डिमांड आई है। हमने देखा है कि चांदी, अगर हम इसको ऐसे बुलियन, ऐसे ऑर्नामेंट, ऐसे प्रीशियस मेटल देखें तो ज्वेलरी के अंदर इसकी डिमांड बढ़ी है। बट अगर हम इसको ऐसे इंडस्ट्रियल मेटल देखें तो हमने देखा कि जैसे जैसे चाइना रिवाइव हुआ वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि हमने देखा बेस मेटल के प्राइसेस में इंक्रीमेंट आया। और उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट थी वहां पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा था, तो जो इन्वेस्टर थे चाइना के, उन्होंने मेटल्स के अंदर पैसा लगाना चालू किया, जिससे बेस मेटल के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर मोमेंटम आया। और उसी के साथ हमने देखा कि सिल्वर के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। सिल्वर का जो यूसेज है, अगर आप ऐसे इंडस्ट्रियल देखेंगे तो काफी इंक्रीज हुआ, चाहे वो ईवीज हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, सभी के अंदर हमने देखा, चाहे सोलर पैनल्स हो, सभी के अंदर हमने देखा कि चांदी का जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है। तो आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करेंगे तो उतना यूसेज नहीं था जितना अब यूसेज आता हुआ दिखाई दिया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि गोल्ड जो है सिल्वर रेशो, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि गोल्ड हमने देखा कि अपने लाइफ टाइम हाई बना रहा था, बट चांदी 2011 में इसने हाई बनाया था। उसके बाद चांदी अब अपना $30 का लेवल ब्रेक करती हुई नजर आई है। तो करीबन 14 सालों की कंसोलिडेशन के बाद चांदी अब रेंज से बाहर निकली है, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक अच्छा खासा रैली जो है सिल्वर में आती हुई दिखाई दी है। जी, चलिए अब सर जान लेते हैं सोने और चांदी को लेकर के आउटलुक इस साल का क्या देख रहे हैं सर आप। सबसे पहले चांदी का जिक्र करते हैं। चांदी क्या आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगी सोने को? जिस तरह से हमने देखा कि कुछ सालों में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, और एक साल में चांदी के भाव को कहाँ देखते हैं? देखिए, चांदी मुझे लगता है कि डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी। चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत इंक्रीज हुआ है,
और उसके चलते हमें लगता है कि चांदी आपको आने वाले साल में अगर हम बात करें तो 1 लाख से लेकर 1,10,000, और अगर हम डॉलर वाइज बात करें तो 40 से लेकर $42 के बीच आपको चांदी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि डिमांड काफी अच्छी रही है, डिमांड हमने काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि चांदी के भावों में आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में एक काफी अच्छा एक पैटर्न है, जो कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा डिमांड वाइज, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वाइज दोनों ही क्षेत्र से चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। दोनों ही क्षेत्र में चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चांदी के ऊपर जो भाव दिसंबर तक बता रहे हैं अनुज जी, 1,10,000 रुपये तक के स्तर जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। प्रति किलो का स्तर है ये। अनुज जी का मानना ये है कि 1,10,000 रुपये प्रति किलो तक जो है चांदी जा सकती है। तो ये आउटलुक फिलहाल चांदी में निकल करके आता हुआ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सोने के मुकाबले चांदी बेहतर चमकती हुई दिखाई देगी। चलिए अब सोने का जिक्र कर लेते हैं। सोने को लेकर के क्या आउटलुक है सर, और यहाँ पर किस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी हमने रिसेंटली देखा कि $2,400 के स्तर को गोल्ड ने टेस्ट किया था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया है। यहाँ पर थोड़ा देखें तो भाव थोड़े कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट हमारा अभी भी व्यू है कि हमें लगता है कि गोल्ड जो है 78 से लेकर 80,000 तक ईयर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सितंबर से एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा ईसीबी ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, और हमें लग रहा है कि अब ईसीबी ने 10 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, तो अब धीरे धीरे बाकी सेंट्रल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट कट करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि यूएस के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करेंगे, और सितंबर से अगर इंटरेस्ट रेट कट होने स्टार्ट होते हैं तो गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ईयर एंड तक आपको 78 से लेकर 80,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दिसंबर के अंत तक आपको 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल सर, अगर 1,00,000 रुपये निवेश करना हो तो इस समय आप कितना फीसद हिस्सा जो है वो सोने में लगाएंगे, और उसका कितना फीसद हिस्सा चांदी में लगाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बुलियंस के अंदर आप 20% रख सकते हैं, जिसमें 10% गोल्ड में और 10% सिल्वर में हम लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 20% एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो एसेट क्लास से, जो गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो यही दो प्रोडक्ट हैं जो आपको हेज प्रोवाइड करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड आएगी तो भी आपको हेज प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही एंगल से आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि 20% में 10% गोल्ड और 10% सिल्वर दोनों सेम प्रोपोर्शनेट आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। ठीक सर। अनु सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और चांदी और सोने को लेकर के जो आपने आउटलुक दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आपके साथ कार्यक्रम करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, और समय बीतते पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस सेगमेंट के, शो के सबसे खास सेगमेंट की, गोल्ड फन फैक्ट की। जी हाँ, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हम आपको देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि साल 2012 के दौरान पर्थ मिंट ने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिक्का तैयार किया था। सिक्के का व्यास 80 सेंटीमीटर और वजन 1 टन है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी शायद आप लोगों को ना पता हो कि साल 2012 में पर्थ मिंट ने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिक्का तैयार किया, जिस सिक्के का व्यास 80 सेंटीमीटर है और इसका वजन 1 टन है। चलिए, तो गोल्ड सेंट्रल को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि यहीं मिलती है आपकी जेब से जुड़ी हुई सही जानकारी। मामला चाहे शेयर बाजार का हो, म्यूचुअल फंड का हो, टैक्स बचाने का हो, या फिर सोने चांदी की कीमतों का। बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।